मिथिला में चोर उचक्कों और ठगों का कभी बहुत जोर था। चोर उचक्कों के इस जोर के कारण ही कोई अजनबी ना तो मिथिला जाना चाहता था और ना वहाँ के लोगों से मेल जोल बढ़ाने का ही साहस कर पाता था। मिथिलांचल नरेश ने चोरी और ठगी रोकने के कई उपाय किए, लेकिन सारे असफल रहे। एक दिन उन्होंने गोनू झा से कहा, अब आप ही कोई उपाय करें पंडित जी। राज्य में चोरी और ठगी की घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं कि पड़ोस के राज्यों से कोई मिथिला भ्रमण के लिए आना ही नहीं चाहता। मिथिला की कलात्मक तस्वीरों के लिए पहले यहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती थी। मिथिला अपने प्राकृतिक रंग निर्माण के लिए अपनी प्रसिद्धि के कारण व्यापारियों को भी आकर्षित करता था। मखाने की खेती में यह क्षेत्र अव्वल है, लेकिन चोरों और ठगों के उत्पात के कारण अब मखाने के व्यापार पर भी असर पड़ने लगा है। मिथिला की मछलियाँ दूर दराज के खरीदार तक ले जाया करते थे, लेकिन अब मछलियों की मांग भी कम होती जा रही है। यदि यही हाल रहा तो राजस्व में भी कमी आएगी और हमें नए कर लगाने होंगे। इससे हमारी प्रजा पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव आएगा। यह उचित नहीं होगा। मुझे विश्वास है पंडित जी कि आप कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे मिथिला की प्रजा को इन ठगों, चोरों और लुटेरों से छुटकारा मिल सकेगा। गोनू झा मिथिला नरेश की बातों को स्पष्ट आदेश के रूप में लेते थे। प्रखर बुद्धि और विशिष्ट गुणों के कारण गोनू झा मिथिला नरेश के दरबार में सभी दरबारियों से भिन्न थे। उनकी इस विशेषता के कारण ही मिथिला नरेश उनका सम्मान करते थे। मिथिला नरेश की बातें सुनकर गोनू झा ने कहा, महाराज आपका आदेश सिर आंखों पर। बस मुझे राज्य के सुरक्षा प्रहरियों में से कुछ प्रहरियों का चुनाव कर उनसे मनचाहा काम लेने की सुविधा प्रदान करें। महाराज ने गोनू झा को यह सुविधा प्रदान कर दी। गोनू झा ने सुरक्षा प्रहरियों में से अपनी पसंद के जवानों का चुनाव किया और उन्हें अपने गांव में ग्रामीणों जैसे लिबास में बुलवाया। 3-4 दिन तक वे उन्हें समझाते रहे कि उन्हें क्या करना है। इसके बाद वे महाराज के पास गए तथा कहा, महाराज अब मैं ठगी चोरी निषेध अभियान पर लग गया हूँ। ना तो अगले 3 माह तक मैं दरबार में आऊंगा और ना यह बताऊंगा कि मैं और मेरे प्रहरी क्या कर रहे हैं, और ना ये बात आप किसी भी कारण से मुझसे पूछेंगे। महाराज ने स्वीकृति दे दी। गोनू झा ने इन सुरक्षा प्रहरियों को विभिन्न क्षेत्रों की धर्मशालाओं में ठहर जाने का निर्देश दिया तथा राजकोष से धन मंगवाकर सबको कुछ धन प्रदान किया। जवानों के चयन में गोनू झा ने एक विशेष नीति अपनाई थी। उन्होंने जवानों का चयन किया था जो देखने में मूर्ख लगते थे। 3 दिनों के प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने इन जवानों को मूर्खतापूर्ण ढंग से देखने, बोलने आदि की कला भी सिखाई थी। गोनू झा के गांव से थोड़ी दूरी पर एक मवेशी मंडी थी, जहां रविवार को मवेशियों का बाजार लगा करता था। एक सुरक्षा प्रहरी को किसान के वेश में उस हाट में भेजा गया। वह दिन भर हाट में घूमता रहा और मूर्खों से हाव भाव के साथ मवेशियों के पास जाता, उन्हें निहारता और फिर उसके मालिक से उसकी कीमत पूछता। फिर अपनी जेब से पैसे निकालकर उन्हें सबके सामने गिनने बैठ जाता। फिर कहता कि उसके पास पैसे कम हैं। लगभग 4-5 चक्कर वे पूरे हाट का लगा चुका था। अब वह किसी भी मवेशी के पास रुकता तो मवेशी का मालिक उसे धुतकार कर भगा देता। जा जा, आगे बढ़, लेना न देना आ गया,
फिर मगज चाटने। हाट में घूम घूम कर थक जाने के बाद वह जवान एक जगह पर बैठ गया। उसने महसूस किया कि उसके आसपास थोड़ी थोड़ी दूरी पर 4 लोग बैठ गए हैं। जवान ने फिर अपनी जेब से पैसों की थैली निकाली और वहां बैठकर उन्हें गिनने लगा। पैसे गिनकर उसने थैली में डाले और थैली अपनी जेब में रखकर वह फिर से मंडी के चक्कर लगाने लगा। चक्कर लगाते लगाते उसकी नजर एक छोटे से बछड़े पर पड़ी। उसने बछड़े के मालिक से उसका मोल पूछा। पहले तो बछड़े का मालिक उस पर नाराज हुआ, मगर जब उसने अपनी जेब से रुपए निकाल कर दिखाए तो उसने उसकी कीमत 200 रुपए बताई। मोल तोल करने के बाद 150 रुपए में बछड़ा खरीदकर वह जवान उस बछड़े को लेकर गोनू जाके गांव की ओर चलने को हुआ तो जिसने बछड़ा बेचा था वह उसकी मूर्खता पर हंसते हुए बोला, बड़े मजबूत जवान हो, किस गांव से आए हो? जवान ने चलते हुए कहा, भडौरा गांव है मेरा, भडवारा जानते हो ना? इतने में 4 लोग लगभग दौड़ते हुए निकल गए। जवान ने देखा ये तो वही 4 लोग थे जो कुछ देर पहले उसके आसपास आकर बैठ गए थे। जवान ने उन्हें देखकर अनदेखा कर दिया और धीमी चाल से वह आगे की ओर चल पड़ा। मवेशी मंडी से थोड़ी दूर निकल जाने के बाद एक मोड़ पर उसने देखा कि एक आदमी उसे रुकने का इशारा कर रहा है, मगर वह उस पर बिना ध्यान दिए धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। उसे इशारा करने वाला आदमी तेज कदमों से चलकर उसके पास आ गया और कहने लगा, क्यों गणेश भाई, नाराज हो क्या? इतनी आवाज दी मैंने, इशारा भी किया, मगर आपने कोई ध्यान ही नहीं दिया। क्यों, क्या हुआ? जवान अपनी धीमी गति से चलता रहा। उस आदमी ने फिर कहा, क्या बात है, बोलते ही नहीं हो? तब जवान ने उस आदमी से कहा, मेरा नाम गणेश नहीं, माधो है, माधो। हाँ माधो जी, यह बताइए कि यह बकरा कितने में मिला? माधो झुंझलाया और बोला, तुम्हें ये बकरा दिख रहा है तो और क्या है, ये बकरा ही तो है। माधो चलते हुए बोल रहा था, भाई ये बकरा नहीं है, बछड़ा है, बछड़ा। बछड़ा? कौन कहता है? अरे बकरे और बछड़े में तुम्हें अंतर नहीं समझ आता क्या? क्या मेरे पास आंखें नहीं हैं? क्यों मूर्ख बना रहे हो? वह आदमी अब रोष में बोल रहा था। माधो ने भी उत्तेजित होकर जवाब दिया, हाँ बछड़ा है, बछड़ा, बछड़ा। एक नहीं 100 बार बछड़ा ही कहूँगा। उस आदमी ने माधो से भी ऊंची आवाज में कहा, बकरा, बकरा, बकरा। माधो फिर चीखा और बोला, बछड़ा, बछड़ा, बछड़ा। ऐसे ही चीखते चीखते दोनों गांव के मोड़ तक पहुंच गए। वहां उन्हें 3 आदमी दिखे। उनमें से एक ने उन्हें टोका, अरे क्यों चीख रहे हो दोनों? माधो ने रुआंसा होकर कहा, ये आदमी मेरे बछड़े को बकरा बता रहा है। चौंक कर उस टोकने वाले आदमी ने पूछा, बछड़ा? कहाँ से ये बछड़ा लगता है तुम्हें? माधो ने मासूमियत से जवाब दिया, मेरे साथ ये बछड़ा ही तो चल रहा है। वे आदमी ठाका मारकर हंसा और बोला, अच्छा मजाक कर लेते हो भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ ये बछड़ा ही तो चल रहा है और ये आदमी मुझे तब से तंग कर रहा है। बछड़ा नहीं बकरा है कह कह कर मुझे परेशान कर चुका है। वे आदमी बोला, अरे भाई है बकरा तो बछड़ा कैसे कह दें? अब तुमको बछड़े को बकरा कहना है तो कहो। उसकी बात सुनकर माधो अपने बछड़े को देखने लगा, फिर बोला, ये बछड़ा ही है, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? जाओ अपना रास्ता देखो।
अभी ये बातें हो ही रही थी कि गांव के मोड़ पर खड़े दो आदमी माधो की तरफ आ गए। माधो ने उन्हें देखा तो उसे याद आया, जब वह मंडी में सुस्ताने के लिए बैठा था तब यही चारों उसके आजू बाजू आकर बैठ गए थे। उन दोनों आदमियों ने बछड़े को सहलाया, फिर बोले, वाह क्या बात है, बहुत मस्त बकरा है तुम्हारा, बोलो बेचोगे? माधो उनकी बात सुनकर हताशा दिखने लगा। उनमें से एक ने फिर कहा, बताओ कितने में बेचोगे? मुझे पसंद आ गया है, बहुत शानदार बकरा है। माधो बारी बारी से चारों को देख रहा था। उसे चुप देखकर उन चारों में से एक ने कहा, अरे भाई, तुम तो बछड़ा खरीदने गए थे, मतलब कि तुम्हें तो बछड़े की जरूरत है, बकरे की नहीं। ऐसे में ये बकरा तो तुम्हारे लिए बेकार हुआ ना। तुम्हारे लिए जो फिजूल चीज है उसकी हमें जरूरत है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि जो चीज तुम्हारे लिए फालतू है उसका खरीदार तुम्हें राह चलते मिल गया। बेचना चाहो तो बेच दो, जितने में लाए हो उतनी रकम तुम्हें हम दे देंगे। बोलो कितने में खरीदा था? माधो ने मायूसी भरे शब्दों में बोला, 150 में खरीदा था। 150 यानी 150 रुपए। माधो ने सिर हिलाकर हामी भर दी। फिर उनमें से एक ने माधो का कंधा थपथपाकर कहा, मेरे भाई, 150 रुपए में 1 और 5 का तो मतलब है, मगर हिसाब किताब में शून्य का तो कोई मतलब होता ही नहीं है। बताओ होता है क्या? माधो ने फिर सिर हिलाकर ना कहा। उसके चेहरे पर उस समय मूर्खता बरस रही थी। तो 150 में से शून्य हटा दो तो बचे 1 और 5 यानी 15। ये लो 15 रुपए। उनमें से एक ने माधो के हाथ में 15 रुपए रखते हुए कहा, अब ये बकरा हमारा हुआ। माधो हाथ में 15 रुपए थामे उन लोगों को देखता रहा और वे लोग बछड़ा लेकर एक साथ मुड़ गए और तेज गति से वहां से जाने लगे। माधो उन लोगों को जाते हुए देखता रहा। जब वे लोग उसकी आंखों से ओझल हो गए तब माधो ने गोनूचा के गांव के तरफ अपना रुख किया। गोनूचा अपने दरवाजे पर खटिया रखकर उस पर लेटे हुए थे। वे माधो को आता देख खटिया से उठ गए और टहलते हुए माधो के पास पहुंच गए। माधो ने उन्हें सारी घटना बता दी। गोनूचा मुस्कुराते हुए माधो की बातें सुनते रहे। फिर उन्होंने माधो का कंधा थपथपाते हुए कहा, तुमने बहुत बुद्धिमानी से काम किया। ठीक ऐसा ही काम मैं चाहता था। अब अगले हफ्ते हाट के दिन हम लोग अलग अलग मवेशी मंडी पहुंचेंगे। मुझे विश्वास है उस दिन ये चारों उस बछड़े को बेचने आएंगे। अब 7 दिनों तक तुम मस्ती करो, जाओ। माधो के जाने के बाद गोनूचा ने अन्य रंगरूटों को बुलवाया और उनसे जानकारी ली। वे लोग भी अन्य ग्रामीण मंडियों में से इसी तरह ठगी के शिकार हुए थे। गोनूचा मुस्कुराते हुए उनकी बातें सुनते रहे और अगले मंडी के दिन मंडी में ही मिलने की बात कहकर उन लोगों को विदा किया और फिर सोने चले गए। अगले सप्ताह अपने गांव के पास लगने वाली मवेशी मंडी में गोनूचा मंडी लगने से पहले ही पहुंच गए और एक पेड़ के नीचे बोरा बिछाकर बैठ गए। उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वे मिथिला नरेश के दरबार के नामचीन दरबारी हैं। साधारण कृषक के लिबास में गोनूचा ठेठ ग्रामीण लग रहे थे। गोनूचा के मंडी में पहुंच जाने के बाद धीरे धीरे मवेशी बाजार जमने लगा। 2 घंटे में बाजार पूरी तरह सज गया। गोनूचा की आंखें माधो को तलाश रही थी। एक पेड़ के नीचे बैठा माधो उन्हें दिख गया।
वह पोटली से रुपए बार बार निकाल कर उन्हें गिनने में लगा हुआ था। लगभग 1.5-2 घंटे बाद माधो अचानक अपनी जगह से उठा और तेजी से मवेशी मंडी के पूर्वी कोने की ओर जाने लगा। गोनू चा भी उठे और धीमी गति से माधो की तरफ जाने लगे। माधो चलते हुए जिस जगह पर रुक गया था, उस जगह पर 4 आदमी एक बछड़े के साथ खड़े थे। माधो ने उनके पास पहुंचकर बछड़े को सहलाना शुरू किया। शायद उन चारों ने माधो को पहचाना नहीं था या फिर पहचान कर भी अनजान बन रहे थे। माधो को प्यार से बछड़े को सहलाते देखकर उनमें से एक ने कहा, पूरे बाजार में ऐसा बछड़ा तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। बोलो, लेना है क्या? माधो ने गर्दन हिलाकर हामी भर दी। फिर पूछा, कितने में दोगे? उस आदमी ने जवाब दिया, 200 रुपए में एक दाम है। अभी बातों का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि गोनू चा वहां पहुंच गए और ऊंची आवाज में पूछा, अरे ये बकरा किसका है? चारों के चेहरे का रंग इस सवाल पर उड़ गया। ठीक उसी समय माधो ने कहा, अरे लगता है मेरा ही दिमाग खराब हो गया है कि बकरा मुझे बछड़ा सा दिखता है। पिछले हफ्ते भी मैंने एक बकरे को बछड़ा समझकर खरीद लिया था। गोनू चा ने फिर जोर से लगभग चीखते हुए पूछा, अरे बकरे का दाम कौन बताएगा? बताओ जल्दी। गोनू चा की इस आवाज को सुनकर 4-5 हट्टे कट्टे ग्रामीण दौड़कर उस स्थान पर पहुंच गए और बछड़े के साथ आए चोरों ठगों के आजू बाजू में जाकर खड़े हो गए। गोनू चा के चीख कर पूछने पर उन चारों में से एक ने कहा, 200 का बछड़ा है हुजूर, ये बकरा नहीं बछड़ा है। गोनू चा मुस्कुराए, फिर बोले, जो भी हो मैं तो बकरा ही कहूँगा। गोनू चा थोड़ी देर में बारी बारी से उन चारों को देखते रहे, फिर मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में बोले, 200 दाम बताया है ना आपने, मतलब 200 रुपए है ना? उन चारों ने गर्दन हिलाकर हामी भर दी। गोनू चा ने अपनी आवाज को और धीमा किया और लगभग फुसफुसाते हुए बोले, 200 रुपए मतलब 200 और हिसाब किताब में शून्य का कोई मतलब नहीं होता है ना? तो 2 शून्य हटे, बच गया 2। ये लो 2 रुपए और ये बकरा मेरा हुआ। गोनू चा की बात सुनकर चारों आदमी ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके आजू बाजू खड़े लोगों ने उन्हें धर दबोचा और रस्सी से उन्हें बांध दिया। मंडी में रौनक होने के कारण वहाँ भीड़ लग गई। तब गोनू चा ने भीड़ में शामिल लोगों से पूरा वृत्तांत कह सुनाया कि कैसे इन लोगों ने माधो को असमंजस में डालकर उसका बछड़ा 15 रुपयों में ले गए थे। फिर गोनू चा ने उन लोगों से जिन्होंने इन चारों को रस्सी से बांधा था कहा, जाओ इन्हें लिजाकर हवालात में बंद कर दो, कल फिर मुकाम पर तैनात रहो। जब ये लोग उन चारों को लेकर जाने लगे तो गोनू चा ने हंसते हुए कहा, जाओ भाइयों, ये लोग तुम्हें हिसाब किताब में शून्य का प्रयोग कैसे होता है बता देंगे। इसके बाद गोनू चा और माधो वे बछड़ा लेकर घर आ गए। दूसरे दिन दूसरे गांव के मंडी में 6 और तीसरे दिन तीसरे गांव के मंडी में 10 लोगों को इसी तरह गोनू चा के सूझबूझ से रंगरूटों ने धर दबोचा। 7 दिनों के अभियान में ही पूरे मिथिलांचल में छोटी बड़ी ठगी करते 50 से अधिक लोग पकड़ में आ गए। इसके बाद उनके पिटाई कर रंगरूटों ने कुछ और ठगी करने वालों का नाम पता हासिल किया और जाल बिछाकर उन्हें ठगी करते रंगों हाथों गिरफ्तार कर लिया। 3 माह व्यतीत हो गए।
गोनू झा के ठग उन्मूलन अभियान को मिथिलांचल में अपार सफलता मिली। तकरीबन 250 ठगों को रंगरूटों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। 3 माह पूरे होते ही गोनू झा मिथिला दरबार में उपस्थित हुए और महाराज को अपनी सफलता का पूरा वृतांत कह सुनाया। महाराज खुश हुए तथा गोनू झा की सफलता से प्रसन्न होकर विशेष दरबार का आयोजन किया गया। दरबारियों के सामने उन ठगों को पेश किया गया जिन्हें गोनू झा के सूझबूझ के कारण पकड़ा गया था। महाराज ने दरबार में गोनू झा की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। गोनू झा से जलने वाले दरबारी नाक भौं सिकोड़ने लगे। दरबार समाप्त हो जाने के बाद महाराज गोनू झा को अपने साथ महल में लेकर आ गए और उनसे पूछा कि आखिर मिथिला के सभी ठगों को इस तरह दबोचने में उन्हें सफलता कैसे मिली। महाराज, मैंने आपकी आज्ञा से सुरक्षा प्रहरियों में से ऐसे जवान छांटे जो देखने में मूर्ख या बेअकल प्रतीत होते थे। इन जवानों को मैंने राजकोष से कुछ रुपए दिलाए, जिसके सहायता से ये जवान ग्रामीण पर्यटक के रूप में घूम सकते थे और कुछ खरीदारियां कर सकते थे। 3 दिनों तक मैंने इन्हें मूर्ख दिखने और मूर्खतापूर्ण आचरण करने का प्रशिक्षण दिया। पूरे मिथिलांचल को मैंने 7 क्षेत्रों में बांटा और इन 7 क्षेत्रों के लिए 7 केंद्र स्थापित किए। इन जवानों के साथ ही मैंने गांव में लगने वाली मंडियों में ग्रामीण वेशधारी रंगरूटों को तैनात किया। जवानों को मैंने खुला निर्देश दिया कि जब कोई उन्हें ठगने की कोशिश करे तो वे ऐसे दिखाएं कि वे उनके झांसे में आ गए हैं और ठगे जाएं। रंगरूटों को निर्देश था कि जब कोई जवान ठगा जाए तो वे उस ठगने वालों को भनक तक लगे बिना उसके घर तक पीछा करें। नाम पता आदि की सूची तैयार कर लें। सच कहें महाराज, मैंने तो अंधेरे में तीर चलाया था जो ठीक निशाने पर लग गया। गोनू झा के महाराज ने खूब आव भगत की। गोनू झा को विदा करते समय महाराज बोले, तो पंडित जी, आज से मिथिलांचल ठग मुक्त क्षेत्र घोषित किया जा सकता है ना? गोनू झा ने उन्हें नमस्कार करते हुए कहा, क्यों नहीं महाराज, धन्यवाद। गोनू झा अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। उनकी माँ बहुत वृद्ध हो चुकी थी। एक दिन उनकी माँ बीमार पड़ी। वैद्य आए, उन्हें देखा, दवा दी, मगर उनकी माँ की हालत में सुधार नहीं हुआ। गोनू झा चिंतित थे। उन्होंने वैद्य से माँ की बीमारी के बारे में पूछा तो वैद्य जी ने कहा, सबसे बड़ी बीमारी तो बुढ़ापे की जीर्ण शीर्ण काया है पंडित जी। इसका इलाज तो महर्षि च्यवन के पास भी नहीं था। अब जी भरकर माँ की सेवा कीजिए और उनसे गौ दान भी करा ही लीजिए। यह समझिए कि चल चलंती की बेला है। मैं तो दवा इसलिए दे रहा हूँ कि जब तक सांस तब तक आस, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। गोनू झा समझ गए कि उनकी माँ अब बचने वाली नहीं है। वे मन लगाकर अपनी माँ की सेवा करते रहे और एक दिन उनकी माँ की मौत हो गई। अपनी माँ की मौत पर फूट फूट कर रोए गोनू झा। गांव वालों ने उन्हें समझाया, सबकी माँ मरती है, इस तरह मन छोटा करने से नहीं चलेगा। उन्हें अब माँ के अंतिम संस्कार और क्रियाक्रम की तैयारी में लगना चाहिए। यही दुनियादारी है। गोनू झा शांत हुए। गांव वालों ने उनका साथ दिया और उनकी माँ की अंत्येष्टि संपन्न हुई। अभी उनकी माँ की चिता ठंडी भी नहीं हो पाई थी कि गांव वालों ने गोनू झा को घेर कर समझाना शुरू किया कि उन्हें अभी से माँ के क्रियाक्रम और श्राद्ध के लिए
तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। पहले तो गोनू झा शांत रहकर ग्रामीणों की बात सुनते रहे। फिर उन्होंने ग्रामीणों से कहा, आप लोग ठीक ही कह रहे हैं, मगर मैं ठहरा गरीब ब्राह्मण, कोई बड़ा इंतजाम तो मैं कर नहीं पाऊंगा। माँ के श्राद्ध पर 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाने से काम चल जाएगा। उनकी बात सुनकर एक वृद्ध ग्रामीण बोल पड़ा, ब्राह्मण होकर क्यों चंडालों की तरह बात कर रहे हो गोनू? तुम्हारी माँ गांव की सबसे वृद्ध महिला थी। उनका सरोकार इस गांव से तो क्या, आसपास के सभी गांव से था। उनके श्राद्ध पर तो तुम्हें 25 गांव के लोगों को बड़ा भोज देना चाहिए, शुद्ध मिठाइयों का भोज, समझे? गोनू झा बोले, शुद्ध मिठाइयों का भोज, और नहीं तो क्या। उस समय गोनू झा चुप रह गए। लेकिन 25 गांव के लोगों को भोज कराने की बात उन्हें बेचैन कर रही थी। शुद्ध मिठाई का भोज, और वो भी 25 गांव के लोगों को। अंततः गोनू झा ने नाई को बुलाया और अपनी माँ के श्राद्ध पर 25 गांव को शुद्ध मीठा भोज के लिए आमंत्रण भेज दिया। अंततः श्राद्ध का दिन आ गया। गोनू झा ने सुबह ही अपने खेत से ईख काटकर मंगवा लिए थे और ईख को छोटे टुकड़ों में कटवा लिया था। 5 दर 5 लोग बैठे। गांव के खेतों और सड़कों तक श्राद्ध का भोज खाने आए लोगों से पट गया। पत्तल बिछ जाने के बाद गोनू झा सभी पत्तल में 1-2 ईख का टुकड़ा रखते चले गए और पांत के अंत में खड़े होकर हाथ जोड़कर बोले, कृपया अब भोज ग्रहण करें। उनकी इस बात पर भोज खाने आए लोग गुस्से में आ गए और कहने लगे, पंडित जी, यह क्या? यह तो सरासर हमारा अपमान है। इस तरह कोई घर बुलाकर मेहमानों का अपमान करता है। शुद्ध मिठाई के भोज की बात कहकर आपने हम लोगों को बुलाया और अब गन्ने का टुकड़ा परोस रहे हैं। गोनू झा अपने दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक बोले, आगत अतिथियों, आप सबों का मैं हृदय से स्वागत कर रहा हूँ। आप सोचें, मुझ गरीब ब्राह्मण से मेरे गांव के वृद्ध जनों ने 25 गांव के लोगों को शुद्ध मिठाई का भोज देने को कहा था। मैंने सबसे अपनी गरीबी का वास्ता देकर 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाकर श्राद्ध की प्रक्रिया पूरी कर लेने का आग्रह किया था, मगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अंत में मैंने शुद्ध मीठा भोज देना स्वीकार कर लिया। आप लोग भी स्वीकार करेंगे कि गन्ने से ज्यादा शुद्ध और मीठा कोई फसल हमारे खेतों में नहीं उपजता। आप लोग इसे ग्रहण करें और मेरी माँ की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। उनकी बात सुनकर पड़ोस के गांव के लोगों ने उनकी व्यवस्था समझी और रुचि से गन्ना चूसा और वहां से विदा होते समय गोनू झा से कहा, आपने जो भी किया अच्छा किया। इससे आपके लोभी गांव वालों को भी अच्छा सबक मिल गया। अब वे लोग किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर अपना पेट 56 पकवानों से भरने की कल्पना नहीं करेंगे। दूसरे गांव से आए लोगों की प्रतिक्रिया सुनकर गोनू झा के गांव के उन लोगों का चेहरा उतर चुका था जिन लोगों ने गोनू झा को शुद्ध मिठाइयों का भोज कराने की सलाह दी थी। धन्यवाद। एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था अली। अली बढ़ाई का काम करता था। गांव के सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे। वह छोटा सा था तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए वह अकेला ही रहता था। रोज शाम को अपना काम खत्म करके अली गांव के पोखर के किनारे जा बैठता और सोचता कि काश उसका भी अपना घर बार होता। ले देकर सगे संबंधियों में उसकी एक बूढ़ी मौसी भर थी जो 4 गांव आगे रहती थी। अली को
उससे मिले कई साल हो गए थे। एक रोज अली ने तय किया कि वह अपनी मौसी से मिलने जाएगा। आखिर वे बूढ़ी थी, हो सकता है बीमार भी हो। अली ख्याली पुलाव पकाने लगा और सोचने लगा कि उसे देखते ही मौसी की आंखों में खुशी के आंसू उमड़ आएंगे। अगले दिन सुबह अली अपनी मौसी के घर के लिए निकल पड़ा। विमल, जो एक कुम्हार था और अली का मित्र भी था, उसने बहुत कोशिश की कि अली अपने जाने का इरादा छोड़ दे। विमल अली से बोला, एक बार फिर सोच ले, तुम्हें अपनी मौसी से मिले हुए अरसा बीत गया है। हो सकता है तुम्हें देखकर वे इतनी खुश ना हो जितना तुम सोच रहे हो। मेरा चचेरा भाई उसी गांव में रहता है और उसने मुझे बताया है कि वह विधवा है और बहुत अमीर भी, पर साथ में बहुत ही कंजूस भी है। हो सकता है तुम्हें देखकर वह सोचे कि तुम उसका पैसा हड़पने आए हो। लेकिन अली तो जाने के ठाने बैठा था और विमल की बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ। अली के पास अपना कोई गधा तो था नहीं, इसलिए वह तपती हुई धूप में सड़क पर पैदल ही चला जा रहा था। जब सूरज सिर पर चढ़ आया तो अली पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। थका मांदा, भूख से बेहाल अली सूर्यास्त तक अपनी मौसी के गांव पहुंच ही गया। गांव में घुसते ही अली को एक मोची मिला जो अपनी दुकान बंद कर घर जाने की तैयारी में था। जब अली ने उससे अपनी मौसी के घर का रास्ता पूछा तो मोची उसकी तरफ बड़े कौतूहल से देखने लगा। मोची बोला, तुम इसी सड़क पर सीधे चलते जाओ, तुम्हें एक बहुत ही बड़ा घर मिलेगा जिसे देखकर लगता है कि अब गिरा और तब गिरा। तुम ऐसा ना सोचना कि वहाँ तुम्हारा स्वागत सत्कार होने वाला है और गर्मा गर्म खाना मिलने वाला है। वहाँ जो विधवा रहती है वे अव्वल दर्जे की कंजूस है। अगर बच्चे उसके बगीचे में गिरे हुए फल भी उठाने जाते हैं तो उन्हें भी भगा देती है। अली भारी कदमों से मौसी के घर की तरफ चलने लगा। वह सोच रहा था, हो सकता है विमल की ही बात सच हो। जब घर नजर आया तो अली का दिल डूबने लगा। घर की दीवारें मटमैले रंग की थी और जगह जगह से उनका रंग उखड़ रहा था। खपरैल टूटी पड़ी थी और आंगन में कूड़ा करकट जमा था। टूटे हुए दरवाजे के पास वाले खम्भे के साथ ही एक अधमरा उदास सा गधा बंधा था। गधे की पसलियां तक नजर आ रही थी। उसकी आंखें देखकर अली को लगा कि शायद ही उसने इतनी दुख भरी आंखें पहले देखी हो। गधा अली की ओर ऐसे ताकने लगा जैसे खाने की भीख मांग रहा हो। अली को गधे पर दया आई। उसे लगा कि उसे वापस जाकर पड़ोस की दुकान से थोड़ा सा चारा लाना चाहिए। अली चारा लाया और गधे के आगे फैला दिया। गधा गपागप करके ऐसे खाने लगा मानो उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया हो। तभी एक कर्कश आवाज आई, तुम कौन हो और तुम्हें मेरे गधे से क्या काम है? अली ने मुड़कर देखा तो पके बालों वाली पतली सी बूढ़ी खड़ी थी। अली मन ही मन बोला, तो यह है मेरी मौसी। उसके माथे पर क्रोध की रेखाएं साफ दिखाई पड़ रही थी। अली ने उसे अपना नाम पता बताया, पर मौसी अली से मिलकर बिल्कुल खुश नहीं हुई और जैसे कि विमल ने कहा था, मौसी को लगा कि अली उसके पैसे ऐंठने ही आया है। वह बोली, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं हैं, अपना ही पेट मुश्किल से पालती हूँ, तो तुम्हें क्या दूंगी? तुम तो बस मुंह उठाकर आ धमके मेरे पास। अली को बुरा तो बहुत लगा, मगर उसने कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। उसे तो सिर्फ थोड़ी आत्मीयता, थोड़ा प्यार चाहिए था। उस रात जब अली रसोई के फर्श पर सोया
तो उसका पेट खाली था और मन भरा हुआ था। मौसी ने उसे सिर्फ एक कटोरी पतला कुनकुना सा दलिया खाने के लिए दिया था और जब अली ने कहा कि वह अगली सुबह लौट जाएगा तो एक बार भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अगले दिन जब अली चलने को तैयार हुआ तो मौसी बोली कि अगले दिन गांव तक वह भी उसके साथ चलेगी। आज मंगलवार है, गांव में बाजार लगेगा। मैं अपने इस निखट्टू गधे को आज ही बेच दूंगी। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। बेचारा गधा क्या था, हड्डियों का ढांचा भर था, किसी को बैठा तो सकता नहीं था। अली और मौसी जैसे तैसे उसे बाजार तक ले गए। गांव भर के लोग वहां जमा थे। दुकानदार और खरीदार चिल्ला चिल्लाकर आपस में मोल भाव कर रहे थे। झुंड के झुंड दुकानों के आसपास खड़े तरह तरह की चीजें देख रहे थे। चटकीले कपड़े, सजीले मटके, कई तरह की फल और सब्जियां और बच्चों के लिए लकड़ी के खिलौने थे। अली और बुढ़िया बाजार के बीचों बीच आ गए, जहां लोग अपने अपने जानवर बेचने आए हुए थे। अपनी तीखी आवाज में मौसी ने घोषणा की कि जो भी उसके गधे का सर्वाधिक दाम देगा, गधा उसी का हो जाएगा। अली यह देखकर बहुत हैरान हुआ कि बहुत से व्यापारी बोली लगाने के लिए आगे आए। तब उसे एहसास हुआ कि दरअसल गधा चौड़ी पीठ वाला था। अगर उसे ठीक से खिलाया पिलाया जाए तो वह अपने मालिक के बहुत काम आ सकता था। तभी एक धनवान व्यापारी ने गधे के लिए ऊंची बोली लगाई। गधा सिर उठाकर सीधा अली को ताकने लगा। ऐसा लगता था जैसे वह अली से बोल रहा हो कि यह सेठ मुझ पर खूब कौड़े बरसाएगा और तुम्हारी मौसी से भी कहीं ज्यादा मेरी मरम्मत करेगा, इसीलिए तुम मुझे खरीद लो। अली एकदम मौसी से बोला, मैं तुम्हारा गधा खरीदता हूँ। बुढ़िया ने जब देखा कि अली का दिल गधे पर आ गया है और वह उसे किसी भी कीमत पर खरीदना चाहेगा, तो वह अली से बोली, ठीक है, पर सेठ की लगाई बोली से 50 रुपए ज्यादा लूंगी। और ले देकर अली की पूंजी बस उतनी ही थी, पर अली गधे की मूक प्रार्थना को अनसुना नहीं कर पाया और बुढ़िया को उसके मुंह मांगी कीमत दे दी। उस सूखे से गधे को लिए अली अपने गांव वापस आ गया। जैसे ही विमल ने उसे देखा तो ठहाका लगाकर हंस पड़ा। मिलने गए थे मौसी से और लौट रहे हो इस हड्डियों के ढांचे के साथ। अब अली ने गधे को भर पेट खिलाना शुरू किया। जल्दी ही गधा खूब मोटा ताजा हो गया। अब गधा अली का बोझ भी ढोने लगा। अली हर वक्त अपने गधे से बतियाता रहता था और गधा भी न सिर्फ अली के शब्दों को बल्कि उसकी भावनाओं को भी खूब समझता था। गधे की आंखों में सदा कृतज्ञता का भाव रहता था। अली को भी गधा खरीदने का कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि वह अली के जीवन का अहम हिस्सा बन चुका था। अब शाम को जब सभी गांव वाले अपने अपने घर लौट जाते तो भी अली को अकेलापन महसूस नहीं होता था। कुछ महीने बाद अली को अपनी मौसी के देहांत की खबर मिली। अली को लगा कि मौसी के अंतिम संस्कार का जिम्मा उसका है। आखिर वही तो था जो मौसी का अपना था। अपने गधे पर सवार हो अली अंत्येष्टि की सब तैयारियां करने निकल पड़ा। क्रियाक्रम के बाद अली ने अंतिम बार अपनी मौसी के घर में रात बिताई। वह गधे की रस्सी खोलने बरामदे में गया। गधा सुबह से ही बेचैन था और अली को ऐसा महसूस हो रहा था मानो गधे को मौसी के दुर्व्यवहार की पिछली बातें याद आ रही हो। जैसे ही अली ने रस्सी खोली, गधा
आंगन के दूसरे कोने में जाकर अपने खुर से जमीन खोदने लगा। शायद भूखा है, अली ने ऐसा सोचते हुए उसके सामने हरी घास फैला दी, पर गधा जमीन खोदता रहा। अली ने सोचा शायद प्यासा है और उसे पीने के लिए पानी दे दिया, लेकिन गधे ने पानी भी नहीं पिया और जमीन खोदता रहा। अली थका हुआ था। उसने चिढ़कर पूछा, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? गधा बेचारा क्या बोलता, वहीं खड़ा रहा। अचानक अली के दिमाग में एक बात आई। क्या गधा उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है? क्या वह उसे जमीन खोदने के लिए बोल रहा है? अली तेजी के साथ वहीं फावड़ा चलाने लगा जहां पहले गधा खोद रहा था। उसने कुछ फुट ही खोदा था कि उसका फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया और टन की आवाज आई। अली जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगा और तब उसे लोहे का एक संदूक दिखाई पड़ा। संदूक से बंधी हुई रस्सी खींचकर अली ने उसे बाहर निकाला। संदूक को खोलते हुए अली का दिल जोर से धड़क रहा था। पूरा संदूक चांदी के बर्तनों और सोने के गहनों से भरा पड़ा था। अली समझ गया कि इसी संदूक में मौसी ने अपनी तमाम दौलत छिपाई हुई थी। मौसी ने जब इसे जमीन में गाड़ा होगा तो गधे ने देख लिया होगा। अली ने अपनी बाहें गधे के गले में डाल दी और खुश होकर बोला, मेरे दोस्त, तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? गधा आंखों से अली के प्रति आभार प्रकट कर रहा था। अली ने संदूक को गधे की पीठ पर रखा और अपने गांव लौट आया। उसने एक दुकान खोली और जल्दी ही एक कामयाब और ईमानदार दुकानदार के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन वे कभी नहीं भूला कि यह सौभाग्य उसको अपने गधे के कारण ही मिला था। अली अपने गधे को बहुत प्यार करता था और वह उसके साथ आनंद से जीवन बिताने लगा। एक बार सिंहवाड़ा गांव में एक निर्दयी तहसीलदार की नियुक्ति हुई। जब यह तहसीलदार लगान वसूलने आता तो ऐसा लगता जैसे कोई राक्षस खून चूसने आया था। किसान थर थर कांपते थे। जो किसान किसी कारणवश लगान नहीं दे पाता था, उसे तहसीलदार के हुक्म पर सिपाही कौड़ों से जानवरों की तरह पीटते थे। एक दिन गोनू झा पड़ोस के गांव में किसी काम से गए थे। संयोग से उसी दिन उस गांव में तहसीलदार आने वाला था। गोनू झा ने देखा कि सारे गांव वाले सहमे हुए थे। सबकी आंखों में भय था। गोनू झा ने एक आदमी से पूछा, क्या बात है भाई? यहाँ जिसे भी देखो वही भयभीत लग रहा है, जैसे उसे फांसी चढ़ाने ले जाया जा रहा हो। वे आदमी बोला, आज तहसीलदार लगान वसूलने आ रहा है। गोनू झा ने तहसीलदार के अत्याचार के किस्से तो बहुत सुने थे, पर आज वे अपनी आंखों से देखना चाहते थे। लगभग सभी किसान अपने लगान का अनाज तोलकर तैयार थे और कुछ ऐसे किसान भी थे जो लगान की पूर्ति नहीं कर पा रहे थे और भय के मारे उनकी हालत बहुत खराब थी। आखिरकार तहसीलदार का लश्कर आ पहुंचा। गोनू झा ने देखा कि तहसीलदार अपने घोड़े पर सवार था। उसकी भयानक आंखें किसानों को घूर रही थी। तहसीलदार अपने घोड़े से उतरा तो मुंशी ने वही खाते खोले और एक एक किसान का नाम पुकारा। सभी किसान अपनी बारी पर अनाज की बोरी लाकर रखते। मुंशी के इशारे पर दो आदमी उसे हाथों में झुलाकर वजन आंकते। फिर संतुष्ट होकर अगला नाम बोला जाता। मगर जब वीगन का नाम पुकारा गया तो एक गरीब वृद्ध आदमी कांपते हुए खाली हाथ तहसीलदार के सामने पहुंचा। यह देखकर तहसीलदार की
भ्रिकुटी तन गई और वे गुर्राया, लगान कहाँ है? माई बाप, इस बार फसल धोखा दे गई, अच्छा बीज नहीं मिला तो हम क्या करें? तेरे हिस्से का लगान सरकार को हम अपनी जेब से दें? माई बाप, हमारी सरकार तो आप हैं, आप ही गरीबों के अन्नदाता है, हम पर दया करके इस बार क्षमा करें, अगली बार मैं पिछला भी चुका दूंगा। तहसीलदार ने वृद्ध को एक लात जमाई और बोला, हमें मूर्ख समझता है? सरकार ने हमें ये जिम्मेदारी इसलिए नहीं दी कि हम दया करते फिरें, हमें वेतन इसलिए मिलता है कि हम सरकार के काम को ठीक से करते हैं। तेरे जैसे कितने ही मिलते हैं, अगर सब पर दया ही करते रहे तो वसूली हो गई। माई बाप, मेरे पास कुछ है ही नहीं, रुक, अभी तुझे पता चलेगा। तहसीलदार ने सिपाहियों को संकेत दिया, इस कंगले की खाल उड़ेल डालो ताकि और लोगों को भी सबक मिले। सिपाहियों ने बड़ी निर्ममता से उस वृद्ध पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। बेचारे वृद्ध की चीखों ने लोगों का कलेजा थर्रा दिया। गोनू झा भी उस अत्याचार पर सहम उठे। तहसीलदार का ऐसा जुल्म उन्होंने पहली बार देखा था। कोड़े तब तक चलते रहे जब तक वृद्ध बेहोश ना हो गया। तहसीलदार ऊंची आवाज में बोला, मेरा नाम शेर सिंह है, देखा तुम सबने लगान ना देने का क्या नतीजा होता है। हम अपने काम में कोताही नहीं चाहते, आगे से ध्यान रहे कि जिसने भी लगान में एक दाना भी कम दिया उसका क्या हाल हो सकता है। चाहे कुछ भी करो, हमें लगान चाहिए। गोनू झा ने उसी समय प्रण लिया कि कभी अवसर मिलेगा तो उस क्रूर तहसीलदार को सबक जरूर सिखाएंगे। गोनू झा वहाँ से अपने गांव लौट आए। कई दिन तक उनके दिल और दिमाग में उस वृद्ध किसान की चीखें गूंजती रही। उनके गांव में भी उसी तहसीलदार के जुल्म की चर्चा हो रही थी और चिंता का विषय तो यह था कि इस बार ज्यादातर किसानों की फसल अच्छी नहीं हुई थी। गोनू झा इसी विषय में सोच रहे थे कि इस बार कैसे जुल्म का तांडव होगा और किस प्रकार उस क्रूर अफसर से गरीबों को बचाया जाए। आखिर बहुत सोचने पर उन्हें एक उपाय सूझ ही गया। वे उसी दिन मैले कुचले कपड़े पहनकर सिंहवाड़ा पहुंच गए। वहां तहसीलदार का बंगला पूछकर उसके फाटक पर पहुंचे। दरबान ने उनका रास्ता रोका और पूछा, क्या बात है? गोनू झा बोले, साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरा इकलौता बेटा बहुत बीमार है, उस पर कोई जादू टोने का असर है। मैंने सुना है कि तहसीलदार साहब बड़े ही धार्मिक इंसान हैं। यदि उनकी दाढ़ी का एक बाल मिल जाए तो मैं उस बाल का ताबीज अपने बबुआ के गले में डाल दूंगा और वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। दरबान झल्लाया और बोला, क्या बकवास कर रहा है? साहब, बड़ा उपकार होगा यदि आपकी कृपा पड़ जाए, मेरा बबुआ बच जाएगा, साहब की जय जयकार होगी। दरबान हंसने लगा, कैसे मूर्ख देहाती से पल्ला पड़ा है। उसने वे मजेदार बात साहब को ही बताने का विचार किया। तो यहीं बैठ, मैं साहब से पूछकर आता हूँ। गोनू झा वहीं जमीन पर बैठ गया। दरबान अंदर चला गया और बहुत देर बाद लौटा। तहसीलदार भी उसके पीछे था, जो मुस्कुराता हुआ आ रहा था। गोनू झा दंडवत हो गए। तहसीलदार बोले, उठो उठो, बताओ क्या बात है। गोनू झा ने अपनी समस्या बताई। अरे भाई, तुम्हारे बबुआ को वैद्य को दिखाओ। अन्नदाता ओझा जी ने कहा है, यदि बड़े अफसर की दाढ़ी का एक बाल मिल जाए तो बबुआ ठीक हो जाएगा। गोनू झा ने ये कहते हुए उनके पैर पकड़ लिए और बोलने लगा, दया करे हुजूर, मेरा इकलौता बेटा बच जाएगा। आखिरकार तहसीलदार पिघल ही गया।
दाढ़ी के एक बाल से उस मूर्ख देहाती को टाल देना उचित था। उसने अपनी दाढ़ी में से एक बाल तोड़ा और गोनू झा को दे दिया। सरकार की जय हो बोलते हुए गोनू झा ने बाल को माथे से लगाया और सहेज कर अपने अंगोछे के कोने में बांध लिया। फिर तहसीलदार को लाख दुआएं देकर गोनू झा लौट पड़े और कई दिन बाद भरौरा गांव में ऐलान हुआ कि कल तहसीलदार लगान वसूली के लिए आ रहे हैं। सब किसान लगान तैयार रखें। सारे गांव में हड़कंप मच गया। लोग भयभीत हो गए। चौपालों पर बैठकर आने वाले संकट की चर्चा होने लगी। आखिर सबने गोनू झा के शरण में जाने का ही विचार किया। इस मुसीबत से हमें गोनू झा ही बचा सकते हैं। अकेले वही ऐसे हैं जो बुद्धि के साथ साथ माँ काली की कृपा भी रखते हैं। उनके पास जरूर कोई उपाय होगा। चलो चलो, देर मत करो। सारा गांव उमड़कर गोनू झा के घर पहुंच गया। कई गरीब किसानों ने तो रो रो कर अपने ऊपर आ रहे संकट का उपाय पूछा। गोनू झा ने कहा, भाइयों, आप सब निश्चिंत रहें। आप लोगों ने तो आज उस क्रूर अफसर के बारे में सोचा है, मगर मैं तो 6 दिन से उसी के बारे में सोच रहा था। मैं जानता था कि वह राक्षस एक दिन यहाँ भी आएगा और आतंक का नंगा नृत्य करेगा। गोनू झा, फिर तो आपने कोई उपाय भी सोच लिया होगा। सोच लिया है। मैंने एक योजना बना ली है जिससे उस अत्याचारी को सबक मिल जाएगा। आप सबको मेरा साथ देना होगा। गांव वाले बोले, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। फिर गोनू झा ने अपनी योजना बताई। सबने अपने अपने हिस्से का काम करने का वादा किया और अगले रोज ही तहसीलदार आ गया। तहसीलदार के गांव में पहुंचते ही गांव के लोग बोल उठे, तहसीलदार साहब की जय हो, माई बाप की जय हो। नारे गूंज उठे। सारा गांव दंडवत होकर तहसीलदार के सामने लेट गया। यह देखकर वह बड़ा चकित हुआ। ऐसा भव्य स्वागत तो उसका कभी ना हुआ था। उस गांव के लोग तो उसे देवता मान रहे थे। क्या कारण था? कहीं लगान ना देने का नाटक तो नहीं हो रहा है? अगर ऐसा है तो कोड़ों से सबकी खाल खिंचवा दी जाएगी। तभी एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया, जिसे देखकर वह चौंक गया। अरे, यह तो वही गरीब किसान था जो अपने बबुआ के लिए उसकी दाढ़ी का एक बाल लेकर आया था। गोनू झा ने कहा, अन्नदाता, माई बाप, आप साक्षात भगवान हैं। आपकी दया से मेरा बबुआ बिल्कुल अच्छा हो गया। आपने मुझ गरीब के घर का दीपक बुझने से बचा लिया। तहसीलदार चकित था कि मात्र दाढ़ी के एक बाल से कोई बच सकता है, पर प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता थी? वे किसान खुद तो कह रहा था। अनायास ही तहसीलदार साहब का हाथ अपनी दाढ़ी पर चला गया। वह गर्व से भर गया। अब उसे अपनी जय जयकार का कारण भी समझ आ गया। देहाती लोग ऐसे चमत्कारों के दास हो जाते हैं। यहाँ भी वही हाल था। गोनू झा ने ऊंची आवाज में कहा, गांव वालों, यही वो साक्षात ईश्वर है जिनकी कृपा से हमारा बबुआ अच्छा हो गया। इनकी चमत्कारी, पवित्र और दयालु दाढ़ी सर्वहितकारी और सर्व दोष निवारणी है। संसार का कोई भी असाध्य रोग हो, इन धर्मात्मा की दाढ़ी का एक बाल उसे क्षण भर में दूर कर सकता है। ये भगवान के अवतार हैं। जिसे भी कोई कष्ट हो, वह इन मंगलकारी दया सागर की कृपा दृष्टि से अपने कष्ट दूर कर सकता है। निर्धनता, रोग, अकाल आदि सबका हरण करने वाली चमत्कारी दाढ़ी है इनके पास। तहसीलदार ने
सगर्भ अपनी दाढ़ी पर फिर हाथ फिराया। तहसीलदार के मुंशी ने कहा, साहब आपकी दाढ़ी में इतने गुण हैं और हमें पता ही नहीं। साहब मंद मंद मुस्कुराए जैसे नवनिधि के दाता थे। मुंशी ने कहा, एक बाल मुझे भी दें साहब, मैं बे औलाद हूँ। सभी ने अपने अपने कष्ट बताए और दयालु बाल मांगा। साहब ने छाती चौड़ी कर कर इच्छाएं पूरी करना प्रारंभ कर दिया। गोनू झा की योजना गतिशील हो गई। सारा गांव दाढ़ी का एक एक बाल मांगने लगा। भीषण कोलाहल होने लगा। आपाधापी धक्का मुक्की का माहौल बन गया। भीड़ अधिक थी। कहीं बाल खत्म हो गए और मैं रह गया सोचकर लोग टूट पड़े। साहब का सुरक्षा दल दाढ़ी नोचने में आगे था। जरा सी देर में साहब का चेहरा ही लहूलुहान हो गया। वह जैसे तैसे करके वहां से जान बचाकर भागा। कुछ दिन बाद पता चला कि उन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया था। गोनू झा ने उस क्रूर अफसर के अत्याचारों से गांव को इस तरह बचा लिया। धन्यवाद।